नमस्कार, मैं डॉक्टर शालू वर्मा। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। मेट्रो हॉस्पिटल फ़रीदाबाद में भी बैठती हूँ एंड एक्शन बालाजी हॉस्पिटल दिल्ली में भी बैठती हूँ। आज हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जिसको हम हिंदी में गठिया बाये भी कहते हैं। एक्चुअली बहुत कम अवेयरनेस है लोगों को। जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाये के बारे में इतना मालूम नहीं है। ज़्यादातर लोगों में ये मान्यता होती है कि जैसे उनके सुनते हैं ये वर्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो उन्हें लगता है कि कोई बहुत बूढ़ा सा आदमी होगा जो या औरत होगी जो बहुत लंगड़ा के चल रहे होंगे या कमर में दर्द होता होगा। वो एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है जब आपके सिर्फ नीज़ या बैक या शोल्डर्स में सिर्फ इफ़ेक्ट रहता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जो एक तरह की बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज़ है, जिसका आज की डेट में बहुत ही अच्छे इलाज हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है जनरली? इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ अब क्या होती है, मतलब कि जो हमारे बॉडी के रक्षा प्रणाली के सेल्स होते हैं, जिन्हें हम इम्यूनिटी के सेल्स कहते हैं, जो श्वेत रक्त प्रणाली होती है, WBCs माने, वो कुछ तरह के इम्यूनिटी के सेल्स रिलीज़ करते हैं जिससे हम अपने शरीर का नेचुरली बचाव करते हैं कि हमें कोई वायरसेस या बैक्टीरियाज या फंगल इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। जब ये इम्यूनिटी के सेल्स हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं, मतलब जैसे सपोज़ हमारी आर्मी है, वो हमारी रक्षा ना कर हमें ही मारना शुरू कर दे, तो उससे हमारे शरीर को खुद ब खुद नुकसान होने लग जाता है, जिसे हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। अब ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती क्यों है? बहुत से लोगों को ये बहुत रहता है कि हमें ही क्यों है ऑटोइम्यून डिजीज़। तो कारण ये रहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं वैसे इसके। मोस्ट कॉमन जो है जेनेटिक है कि अगर आपके परिवार में किसी को किसी तरह की इस तरह की गठिया की बीमारियां हैं तो वो हाँ जी आपको वो उसके चांसेस होते हैं, हो सकती हैं। दैन स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप किसी भी तरह की एक्टिव या पैसिव टोबैको स्मोकिंग करते हैं या मतलब टबाको चबाते हैं या धूम्रपान करते हैं किसी भी तरीके का, तो उससे डेफिनेटली गठिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देन मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और खान पीन में गलत इम्बैलेंस्ड डाइट लेना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, इस चीज़ से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन सेल्स बढ़ते हैं, तो किसी भी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कैसे पहचानें? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी तरह का रूमेटॉइड आर्थराइटिस या और कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोगों में होता है। यंग एजेस में बहुत कॉमन होती है। जनरली औरतों में ये कॉमन होती है और 25 से लेकर 55 साल की उम्र तक ये बहुत आम लोगों में दिखाई देती है। गठिया बच्चों में भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े में मिलेगा। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर से ये 25 से 55 साल की उम्र तक ज़्यादा दिखने को मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं इन बीमारियों में कि हम सुबह उठते हैं तो हमारे हाथों में बहुत जकड़न होती है, हम मुट्ठी नहीं बना पाते हैं। लेडीज़ किचन का काम करने में उनको दिक्कत होती है, आटा गूंदने में दिक्कत होती है। देन हाथों के इन छोटे जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, रिस्ट मूवमेंट नहीं होती है। इसके अलावा कोहनी में, कंधों में, घुटनों में, पैरों के छोटे जोड़ों में, लगभग सभी जॉइंट्स में इसका असर आता है। प्लस सुबह उठकर उनको बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस होती है कि वो मुट्ठी बना ही नहीं पाते हैं। बट जैसे जैसे दिन बीतता है, से बाय आफ्टरनून उनकी मुट्ठी बनना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाता है। दर्द के अलावा बहुत बार ये जोड़ सूज जाते हैं और धीरे धीरे अगर इनका इलाज ना कराएं तो हाथ पैर, मैंने देखा है बहुत से लोग लेते नहीं हैं ट्रीटमेंट, तो हाथ पैर एकदम टेढ़े रहते हैं उनके। तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं इनके। इसके अलावा कुछ लोगों में जोड़ों के अलावा जैसे आँखों में असर आ जाता है, तो आँखों में किसी एक आँख में या दोनों आँखों में आयराइटिस नाम की डिजीज़ होती हैं कि आँख बहुत लाल हो जाती है, पेनफुल होती है, धुंधलापन आने लग जाता है। कई बार बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, जैसे लंग्स इन्वॉल्वमेंट होता है तो लंग की सिकुड़न होना शुरू हो जाती है, या किडनीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हार्ट अटैक्स की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है अगर हम इन बीमारियों का इलाज टाइमली ना करें, तो जिससे अगर 70 साल की उम्र में आना है तो 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक होने का टेंडेंसी रहेगा अगर ये डिजीज़ हैं तो। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ का जल्दी से जल्दी पकड़ना और जल्द से जल्द इलाज करना। एंड देन बहुत से लोग पूछते हैं कि खाने पीने में हम क्या करें। देखिए, ये बीमारी क्योंकि अंदर से बनी है
तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहेगी, वेट लॉस होगा, बुखार लगेगा, खून की कमी होगी, और फिर वो एक बैटरी लिस्ट ऑफ मील्स लेकर आते हैं कि हमें ये सब मना कर दिया गया है खाने को। साइंटिफिकली देखा जाए तो खाने पीने से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज़ का प्रिकॉशन नहीं है। दही, दूध, खट्टा या नींबू या किसी भी चीज़ या चावल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पेसिफ़िकली मना की जाए इस डिज़ीज़ के लिए। बट हाँ, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई चीज़ आपको नहीं सूट कर रही है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस, अगर आप कुछ नहीं खाना चाहते हैं। बट एज सच जो चीज़ें मना की गई हैं, जो आम लोगों के लिए भी हम कहते हैं कि जो आपको बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, मतलब उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट हो, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फैटी फ्राइड फूड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। घर का हेल्दी जैसे खाना होता है जो सब खाते हैं वही आपको खाना चाहिए। एंड इसके अलावा एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रोल है, तो नियम से आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस, वॉकिंग है, योगा है, रनिंग है, जिम जाते हैं, वॉटेवर जो भी आपको फिजिबल हो, कुछ ना कुछ तरीके का 1 घंटे की एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत टेंडेंसी है तो उसमें ही वहीं पर रुक जाए। और दवाइयाँ अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा उसका असर होता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, रुमेटॉयड आर्थराइटिस के आज की डेट में बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट है, तो हमें बहुत दुख होता है अगर कोई हाथ टेढ़े लेकर आता है, क्योंकि इस चीज़ को हम वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली अपने डॉक्टर के पास मिलें। इसमें बहुत सी मेडिसिन्स होती हैं जिसको हम डीमार्ट्स कहते हैं, डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स रहती हैं। हम स्टार्ट हमेशा उनसे करते हैं, और बहुत सी ऐसी नहीं है कि गर्म दवाइयाँ हैं या आपको सूट नहीं करेगी या एलर्जी होगी। अगर कोई एक दवाई से कुछ होता भी है प्रॉब्लम, तो हम डेफ़िनेटली उसको शिफ्ट करके कोई और मेडिसिन दे सकते हैं। अगर डीमार्ट से जनरली 60 से 70% लोग ठीक हो जाते हैं, बट अगर उससे नहीं कंट्रोल होता तो हम बायोलॉजिक्स देते हैं, जो एडवांस ट्रीटमेंट है, जो बीमारी की जड़ पर जाकर काम करता है, और बहुत ही अच्छे से इस चीज़ का इलाज होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उस केस में हमें दवाइयाँ थोड़ा सा बदलनी होती हैं, बट हाँ, तब भी कुछ मेडिसिन हैं जो हम ईज़िली दे सकते हैं, जो बच्चे पे कोई नुकसान नहीं देती और आपका डिज़ीज़ रुका रहेगा। अब बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम इलाज नहीं लेंगे तो क्या होगा, या वो इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी दर्द की गोली खा ली, कभी स्टेरॉइड खा लिया। तो इससे क्या रहता है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, चलती ही चली जाएगी, रुकेगी नहीं, तो ग्रेजुअली आपके बाकी अंगों पे असर आना शुरू हो जाता है। हो सकता है लंग्स पे असर आ जाए, किडनी पे असर आ जाए, और फिर ओवर द टाइम स्लोली जो सारे जोड़ हैं वो एकदम टेढ़े हो जाएंगे। आपके नेक पे असर आ सकता है, जिससे पैरालिसिस का भी डर होता है। और जो मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल की जा सकती है, उसका इलाज हो सकता है, तो क्यों एक अपाहिज की तरह ज़िंदगी बिताई जाए। बहुत एक्टिवली आप अपना सारा काम एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हैं डिस्पाइट ऑफ दिस डिज़ीज़, क्योंकि बहुत ही अच्छे से इलाज है। तो इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग का जो 3 वीक्स का पीरियड है या मे बी 1 मंथ का पीरियड है, वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर उन दिनों में हमें जैसे ही सिम्टम्स आएँ तभी के तभी अगर हम इलाज लेते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि हम इस स्टेज तक भी पहुंच सकें कि किसी भी आने वाले टाइम में आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। आप बिल्कुल ही डिज़ीज़ ख़त्म हो जाती है, जिसको हम डिज़ीज़ फ्री रेमिशन, ड्रग फ्री रेमिशन कहते हैं जनरली। बट हाँ, दवाइयाँ इसका लंबा चलती हैं। अगर कोई भी आपको ये कहता है कि इसका इलाज बिल्कुल जड़ से कर देंगे और ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तो चांसेस कम होते हैं। बट हाँ, ओवर द टाइम कुछ सालों में, मे बी 2-3 साल में दवाइयाँ बहुत मिनिमल हो जाती हैं और आप अपना हल्की फुल्की दवाई से पूरा ठीक से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सो ध्यान रखिए, जल्दी से जल्दी जागरूक रहिए अपनी बीमारियों के लिए। रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।